हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। दिसंबर 2023 के लिए फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी यूनिट जो हमारा पेपर 2 कॉमर्स है उसकी तो 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है। पेपर 1 की अभी फर्स्ट यूनिट चल रही है। कंप्लीट सिलेबस यूनिट 1 से लेकर 10 तक आपको करवाया जाएगा। डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अल्टरनेट डेज पे। एक दिन पेपर 1 की होती है, जनरल पेपर है जो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, एक दिन पेपर 2 की होती है जो स्पेसिफिकली कॉमर्स का है। आपको पीडीएफ नोट्स इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आपको एवरीथिंग मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे ताकि जो आपकी रिवीजन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो सके और वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में जीआरएफ और यूजीसी का पेपर क्लियर हो जाए। सो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे दोनों लैंग्वेजेस में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अप्रॉक्स हमारी 90+ फैमिली हो चुकी है और जो क्लासेस के लिंक्स हैं, जो क्लासेस हैं फ्री क्लासेस, वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। यहाँ पे भी हमारे 100+ मेंबर्स फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, वहाँ पे दोनों पे आपको फ्री कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। सो आज हमारी है यूनिट 1 की क्लास। तो मतलब यूनिट 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है। उसमें हमने फर्स्ट लाइन सिलेबस की, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन भी कंप्लीट कर ली, फिफ्थ भी कंप्लीट होगी। आज हमारा आप देखो जो आज का सेशन है ना, आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे 100% शॉर्ट टॉपिक्स, यानी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जो इस बार पेपर में आएंगे ही आएंगे और ये पिछली बार पेपर्स में आए ही आए हैं। आज से कुछ 7-8 क्लासेस हमारी शेयर टॉपिक्स की चलेगी क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ दिन ना साथ देखो पेपर 1 के ना साथ के साथ ही हम कर रहे हैं, पेपर 2 कॉमर्स की रिवीजन हम एंड में करेंगे, इसके साथ ही कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ना अलग ही चीज़ है। सो अब आज के उन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक ना हमारे छोटे से 2 टॉपिक्स रहेंगे, उनको भी कवर अप कर लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और इनोवेशन इवैल्यूएशन सिस्टम में। फिर हम साथ के साथ शॉर्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। सो अब 7 से 8 क्लासेस अगली इस चीज़ की आएंगी, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्टली पेज नंबर 42 नियर अबाउट के हम कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। सो यहाँ से ये हमने ये रहा। सो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है ना, दो जिसका नाम ही बताता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। आप टेस्ट करोगे थ्रू कंप्यूटर, बड़ी सिंपल चीज़ है। मतलब इसमें कंप्यूटर्स का और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है स्कोर को असेस करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, लर्नर्स की, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, क्या उनके स्कोर्स आए हैं, मतलब जो उनके असेसमेंट किए हैं उसमें उनके क्या नंबर है, क्या स्कोर्स हैं, क्या ग्रेड्स हैं, क्या परसेंटेज है, इस चीज़ को देखने के लिए, मेजर करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, ठीक है। यानी जो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, जब आपने कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो इसके ना काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं जब आप ट्रेडिशनल पेपर पेंसिल टेस्टिंग करते हो। अब उन बेनिफिट्स को स्टडी करते हैं। बड़े सिंपल चीज़ है, ये बड़ा सिंपल टॉपिक है। देखो सबसे पहले तो जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को यूज़ करते हो टेस्ट करने के लिए, असेसमेंट्स करने के लिए, एक तो ये आपको फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ईजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेसमेंट मतलब क्या हुआ, आप जब सीबीडी को फॉलो करोगे, ये जब आपका ये स्टार्ट हो जाएगा असेस करना, जब आप इसको यूज़ करोगे आप फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, मतलब अपने टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हो। मैं क्योंकि ये तो सिस्टम नहीं करना है ना, जब मर्जी सिस्टम स्टार्ट कर दो, जब मर्जी उसको स्केड्यूल कर दो, जो असेसमेंट है ना वो ईजिली हो जाएगी, यानी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। यानी ये कहीं ना स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो टेस्ट ले पाएंगे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, देखो ध्यान से समझना, आपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया थ्रू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ, वो उसमें हर एक स्टूडेंट की ना अपनी यूनिक आईडी है। ना तो वो कोई बंदा उससे स्क्रीनशॉट खींच सकता है, ना उसका कोई क्वेश्चन डाउनलोड कर सकता है, कुछ मतलब पूरी विद हाई टेक सिक्योरिटी। अब वो सिस्टम इस तरीके से चलता है, जब भी कोई स्टूडेंट लॉग इन करेगा तब भी उसका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब
कोई स्टूडेंट जब मर्जी उसको फ्लेक्सिबिलिटी हो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब वो फ्री होगा वो अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकता है। उसके टेस्ट स्टार्ट करने से ही टाइमिंग स्टार्ट होती है कंप्यूटर की। अगर मैं आपको इसकी बेस्ट शॉर्ट एग्जांपल दूं तो जैसे आप सीबीटी मोड में यूजीसी नेट का पेपर देते हो, हम यही सब्जेक्ट कर रहे हैं, ये पेपर भी ऐसे ही होता है। अगर आपने पेपर दिया हो तो आपको पता होगा, देखो जब आप एंटर करते हो, जब आपका एडमिट कार्ड आता है उस पर एक बार कोड आता है ना, यानी वो आपका यूनिक नंबर है। जब आप हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में या लैब्स में एंटर करते हो, वो बार कोड स्कैन करके आपके कंप्यूटर अलॉट कर देते हैं। उस कंप्यूटर पे आपकी पूरी डिटेल होती है जो आपके एडमिट कार्ड पे होगी, आपकी फोटो होगी, आपका रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, सब कुछ पूरी डिटेल होती है। और जब आप उस पर टेस्ट को, फिर देखो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी सारे कंप्यूटर्स एक एडमिनिस्ट्रेटर के कंप्यूटर के साथ लिंक्ड होते हैं। वो पीछे से जब एग्जैक्ट टाइम पर टेस्ट स्टार्ट करेगा तो सारे कंप्यूटर सिंजुअरली टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। मतलब हर कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपना टाइम आता है टेस्ट का, ठीक है। बाई चांस ड्यू कि कोई भी टेक्नोलॉजी का एरर आ जाए, अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर रुक जाए, वो टाइम भी वहां पे रुक जाता है, यानी उसको पूरा एग्जैक्ट 3 घंटे का टाइम मिलेगा ही मिलेगा। सो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की, समझ गए। सेकेंड आता है इनहैंस सिक्योरिटी। देखो जो सीबीटी है ना, ये चीटिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस का, यानी अगर आपके पास, सिंपल वे में स्टार्ट, इसको छोड़ो, ये तो हमने पढ़ ही लेना है। देखो जब पेन पेंसिल पेपर होता है, आप स्लिप्स ले जाते हो, अब स्टडी मटेरियल, यानी बच्चे ना माइक्रो करके ले जाते थे, मतलब चीटिंग के लिए, कोई कैसे मर्जी मटेरियल हो चीटिंग का, एवरेज जो भी जिस भी तरीके की भी है चीटिंग की, इसमें वो चीज़ का रिस्क बहुत कम है, चीटिंग नहीं कर पाओगे आप। बहुत ज़्यादा रिस्क चीटिंग का कम हो जाता है, कोई बंदा अनऑथराइज्ड एक्सेस कर ही नहीं पाएगा मटेरियल का, क्योंकि सब कुछ तो कंप्यूटर के बेस पे होना है। सो इससे सिक्योरिटी कहीं ना इन्हांस हो गया, बढ़ गया। यानी इसमें ना बड़े सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हैं। जैसे इसमें क्वेश्चंस का ऑर्डर रेंडमाइज्ड होता है, मतलब समझाता हूँ। मान लो एग्जांपल, अब देखो जैसे आप पेपर दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट मॉर्निंग की, 2 शिफ्ट्स में पेपर होता है ना, आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है। अब मॉर्निंग की शिफ्ट में एक, फॉर एग्जांपल 5 लैब्स हैं, एक लैब में 200 कंप्यूटर पड़ा है, 5 लैब्स में 1000 कंप्यूटर हो गया। अब बच्चे तो साथ साथ ही होंगे ना, कंप्यूटर तो इकट्ठे अरेंज हो गए ना, अगर उनमें सेम क्वेश्चन चलता रहेगा तो वो तो चीट कर लेंगे, वो तो एक दूसरे से पूछ लेंगे किसका क्या आंसर, इसका क्या आंसर। हर क्वेश्चन में, हर कंप्यूटर में जो क्वेश्चन है वो रेंडमाइज्ड होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। सो इससे सिक्योरिटी बहुत इन्हेंस होती है। टाइम लिमिट्स होती हैं, यानी आप किसी भी तरीके से जो टेस्ट का कंटेंट है उसको एक्सेस नहीं कर सकते, जस्ट उसके आंसर दे सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते, समझ गए। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड स्कोरिंग एंड फीडबैक। देखो जब सीबीटी को यूज किया जाता है, ये जो आपका स्कोरिंग प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर देता है, यानी मैनुअल ग्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन आपको, आपने जो एक टेस्ट है कंप्यूटर पे और टेक्नोलॉजी को यूज करके कंप्यूटर पे दिया, आपके आंसर्स कंप्यूटर में रिकॉर्डेड है, सो आपकी ग्रेडिंग भी कंप्यूटर ही करेगा, इसमें मैनुअल ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, मतलब हाथ से या कोई बंदा इन पर्सन कोई नंबर्स नहीं देगा। यानी इससे आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है स्टूडेंट्स को, जिससे वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख सकते हैं। देखो अब ये पॉइंट को ना यूजीसी के साथ रिलेट मत करना, जो यूजीसी का एग्जाम होता है, कई जो सीबीटी मोड्स होते हैं, कई ऐसे भी पेपर्स हैं जहां पे ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट पता चल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में ऑलरेडी आंसर सेव्ड होते हैं, यानी ऑन द स्पॉट ही आपको पता चल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सीबीटी में। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, इससे एक तो स्टूडेंट्स को इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगी, यानी जो सिस्टम्स इस तरीके से बनेगा, यानी जो सॉफ्टवेयर इस तरीके से जो रिजल्ट साथ के साथ बता देता है, तो तब स्टूडेंट इमीडिएट फीडबैक लेके पता कर पाएगा, यानी स्टूडेंट पता कर पाएगा कि किस एरिया में, यानी जो पेपर का किस एरिया में उसको अपनी स्ट्रेंथ है, किस में उसकी वीकनेस है, तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अडेप्टिव टेस्टिंग का। देखो सीबीटी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया जो अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू लेवल्स, जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है उसके, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के बेसिस पे, समझ रहे हो मतलब इसका क्या मतलब हो, यानी जो सीबीटी है ना उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम जो क्वेश्चंस हमने टेस्ट में पूछने हैं, जो उसका डिफिकल्टी लेवल है, जो वो रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स दे रहे हैं, उसको बेसिस बना के इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। यानी इन शॉर्ट जो आपकी अडेप्टिव टेस्टिंग है इसमें,
वो इंश्योर करती है कि स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएटली चैलेंज करें और मोर एक्यूरेट असेसमेंट उनकी एबिलिटीज़ की प्रोवाइड कर पाए। ये सिस्टम मतलब इस तरीके से फ्रेम किया जाता है, यानी ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स के लिए भी इजी रहे, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी इजी रहे, कि यानी मतलब एक लेवल बना रहे टेस्ट का, समझ रहे हो, और उसकी जो एबिलिटीज है उसको एक्यूरेट, स्टूडेंट की खास करके जो एबिलिटीज है उसको एक्यूरेटली असेस किया जा सके। नेक्स्ट इसमें आता है डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। देखो जब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को यूज़ करते हैं, इन्हें डाटा जनरेट करता है जिसको हम बड़ी डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं, ताकि हमें ट्रेंड्स पता चल सके, हमें पैटर्न्स पता चल सके, हमें एरियाज पता चल सके किन चीज़ों में बच्चों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यानी ये इतना डाटा आपको लॉजिकल डाटा होगा, बड़ा एक्यूरेट डाटा होगा, जिसको आप इंटरनली एनालाइज करके बहुत सारे इनसाइट्स ले सकते हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इससे जो भी आप देखो, एक डिसीजन नॉर्मल होता है, एक डाटा ड्रिवन डिसीजन होता है, यानी वो डिसीजन तब भी होगा अगर आपके पास एक अमाउंट का रिक्वायर्ड डाटा होगा। इसमें डाटा ड्रिवन डिसीजंस बहुत अच्छे से लिए जा सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम ही डाटा जनरेट करके देता है। यानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है ना, उसे कस्टमाइज्ड वे में रिपोर्ट किया जा सकता है। मतलब जो आपकी रिपोर्टिंग होगी परफॉर्मेंस की, वो एक डिफाइंड स्टैंडर्ड पे नहीं चलेगी, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। सो इन शॉर्ट जो सीबीटी है, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो आपको ये ग्रेटर एफिशिएंसी टेस्ट को असेस करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ट्रांसपेरेंट चीजें हैं सारी, कोई भी बायसनेस और फ्रॉड का या अनऑथराइज एक्सेस का लेना ही देना ही नहीं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इनहैंस सिक्योरिटी, एक हाई लेवल की सिक्योरिटी है जिससे इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाता है। यानी इसको हम बहुत अलग, इस सिस्टम को थोड़ा सा मोल्ड करके ना बहुत अलग अलग फॉर्म्स में असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, सिमुलेशंस कर सकते हैं, या इंटरेक्टिव सेशंस कर सकते हैं, या परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क कर सकते हैं। यानी कोई भी फॉर्म में हम स्टूडेंट्स को अच्छे से असेस कर सकते हैं इस सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके। आगे हमारा यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ये देखो, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, इसको कवर अप करके फिर हम 100% श्योर टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। देखो, जो आपके इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं, जो उनमें इनोवेशंस हो रही हैं टेक्नोलॉजी के कारण, रिसर्च के कारण, यानी उनमें जो जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका मेन एम एक ही है, एक ही मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक तो एक्यूरेसी, दूसरी ऑथेंटिसिटी, और तीसरा असेसमेंट की रेलेवेंस, ये तीन चीज़ें बड़ी बढ़ानी है, इम्प्रूव करनी है। एक्यूरेसी मतलब टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, इवैल्यूएशन पूरी सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। ऑथेंटिसिटी, उस पर आप डिपेंड कर पाओ, मतलब जो डाटा निकलेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, ओरिजिनल होगा, फर्स्ट हैंड होगा। रेलेवेंस, वो रेलेवेंट है ना, जो टेस्ट करना है आपने वही पैटर्न पे टेस्ट करना है जहाँ पे इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे उसका रेलेवेंस है, जो सब्जेक्ट करना है उसी अकॉर्डिंग होगा। सो कुछ नोटेबल इनोवेशंस हैं इवैल्यूएशन सिस्टम से, उनको हम स्टडी करेंगे। अब देखो, सबसे पहले आती है ऑथेंटिक असेसमेंट्स। देखो, जो ऑथेंटिक असेसमेंट है, जो इसका मेन फोकस है, वो है रियल वर्ल्ड टास्क पे और चैलेंजेस पे, यानी जो असल की जिंदगी में जो टास्क हो रही हैं, जो चैलेंजेस पैदा हो रही है, उन पे री ऑथेंटिक असेसमेंट का मेन फोकस है। यानी ये स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अपनी नॉलेज को, जो स्किल जो उन्होंने थ्योरेटिकल वे में सीखी है, लेक्चर्स को सुन के सीखी है, टीचर के कंटेंट को देख के सीखी है, उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट मिले। यानी वो रियल वर्ल्ड में जो नॉलेज उनके पास आई है, जो स्किल्स आई हैं, जो उन्होंने गेन किए हैं कोर्सेज को करते टाइम, वो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स में उनको यूज़ करें, उनको अप्लाई करें, वो रियल वर्ल्ड के टास्क को पूरा कर पाएँ, चैलेंजेस को मीटअप कर पाएँ। यानी इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट वो फील्ड में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, डाटा लेते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर समरीज बनती हैं, फिर इंटरप्रिटेशंस होती हैं, वो सब कुछ प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं, केस स्टडीज सॉल्व की जाती है। केस स्टडी में माइट भी आपको बहुत सारी फील्ड में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, सिमुलेशंस करनी पड़ेंगी। सो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक असेसमेंट में आ जाती हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, चाहे तो आप इसको क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का मान लो,
चाहे एक आप इसको नॉर्मल एक जनरल लेवल पे जनरलिटी में ले आओ, चाहे इसको रिसर्च एप्टीट्यूड में मान लो। पोर्टफोलियो को बनाने में क्या स्टेप्स हैं, यानी अगर आपने एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है उसमें क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो का पर्पस, देखो हर चीज़ को कोई चाहे पोर्टफोलियो चाहे कोई भी चीज़ हो, जब भी आपने कोई भी चीज़ को करना है उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। देखो अब आप मेरी क्लासेस ले रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है आपने जेआरएफ क्रैक करना है दिसंबर में। हर चीज़ का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी कॉग्निटिव स्किल्स और डिस्पोजिशंस जो आपने यूज़ करनी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मतलब पोर्टफोलियो में अपने दिमाग को, यानी अपने दिमाग को, अपने ब्रेन की स्किल्स को यूज़ करना पड़ेगा। क्या आपके टैलेंट्स हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, उनको यूज़ करके आइडेंटिफाई करके अपनी एबिलिटीज़ देख के, अपनी स्ट्रेंथ्स देख के किस पाथ में आपने चलना है, फिर आप डिसाइड करोगे पोर्टफोलियो का प्लान। यानी देखो हर चीज़ के लिए हम प्लानिंग करते हैं ना, सेम वे में हम पोर्टफोलियो को प्लान करेंगे। हम डिसाइड करेंगे उसके प्लानिंग के रिगार्डिंग कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या ऑपरेशंस आएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। फिर हम डिसाइड करेंगे कौन से प्रोडक्ट्स और कितने उनके सैंपल्स को हमने पोर्टफोलियो में पुट करना है। यानी पोर्टफोलियो बनता है प्रोडक्ट्स के लिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, कितनी क्वांटिटी आएगी, यानी कितने सैंपल्स आप उसमें पुट करोगे, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। लास्ट में पोर्टफोलियो के रूब्रिक्स बिल्ड किए जाते हैं, मेजरमेंट टेक्निक्स, यानी देखने की, यानी मेजरमेंट करने की टेक्निक्स को देखा जाता है कि इनको फॉलो करके हम पोर्टफोलियो का रिजल्ट लाएंगे। समझ गए। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। देखो हम इनोवेशंस कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमारी ऑथेंटिक असेसमेंट थी, अब सेकंड आ गई हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट्स। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है बट करो अच्छे से। देखो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है इसका मेन फोकस होता है स्टूडेंट की जो मास्टरी है स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स में, उसको मेजर करना। यानी कॉम्पिटेंसी मतलब एक पर्टिकुलर स्किल या एक स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी, उसको जो देखो हर स्टूडेंट में कोई ना कोई काबिलियत होती है, कोई ना कोई एबिलिटी होती है, कोई ना कोई कॉम्पिटेंसी होती है, उसको पकड़ो, उसकी उस कॉम्पिटेंसी और स्किल में कितनी मास्टरी है, यानी वो कितना मास्टर है। देखो मास्टर तो आप समझ, ये तो बड़ी बेस, मैं बड़ी कॉमन सी लैंग्वेज यूज़ करता हूँ टीच करने के लिए, सिंपल चीज़ है, यानी आप उसमें मास्टर कितने हो, उसको मेजर करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की जाती है। यानी इसका जो मेन एम्फोसिस है वो है प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ की डेमोन्स्ट्रेशन। यानी जो स्टूडेंट के पास प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं, जो उसने सीखी हैं, जिसमें वो मास्टर है, वो उनको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, यूज़ कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं उसकी, कितने टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, और जो नॉलेज उसने ऑथेंटिक सेटिंग से सीखी है, जो उसने अपने दिमाग में समझी है, जो उसने बिठा लिया, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल बैजेस एंड माइक्रो क्रीडेंशियल्स। ये बड़ी नई चीज़ें आपके लिए, आपने ये सुनी भी नहीं होंगी कभी। देखो डिजिटल बैजेस और माइक्रो क्रीडेंशियल्स ये अगेन स्पेसिफिक स्किल्स और अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। डिजिटल बैजेस मतलब देखो बैच कब दिया जाता है, बैच तब दिया जाता है जब आपने एक लेवल को अचीव कर लिया। जैसे हम मेडल्स देते हैं ना, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सेम तरीके में बैजेस होते हैं। आर्मी में बहुत बैजेस मिलते हैं, पुलिस में बहुत बैजेस मिलते हैं, ये अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए होते हैं। यानी आप अगर आपने कोई अपनी स्पेसिफिक स्किल में या अचीवमेंट कोई अचीव कर लिया, तब आपको डिजिटल बैजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये डिजिटल क्यों है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को यूज करके प्रोवाइड कर रहे हो। यानी ये ना एक ग्रेनुलर और पोर्टेबल रिप्रेजेंटेशन देंगे स्टूडेंट की अकम्पलिशमेंट की बियॉन्ड ट्रेडिशनल ग्रेड्स और डिग्रीज। सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो पहले के टाइम पे जब आप ट्रेडिशनल वे पे चलते थे, क्या होता था, आपको एक आपने कोर्स कर लिया या सब्जेक्ट कर लिया, आपको डिग्री दे देते थे, वो आपको ग्रेड्स देते थे। ये तो अब भी चीज़ है, ठीक है, नो डाउट ये तो चलेगी चीज़। इसके अलावा एडिशनल, अगर मान लो एक स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस में एक अचीवमेंट दे दी, आप उसको एक बैच दे रहे हो, एक माइक्रो क्रेडेंशियल दे रहे हो, एक डिजिटल बैच दे रहे हो, उससे उसके वो पर्टिकुलर अचीवमेंट और रिकॉग्नाइज हो जाएगी। यानी वो रिप्रेजेंट करेगा, बहुत मतलब वो बैच रिप्रेजेंट करेगा कि ये बंदा इस चीज़ में मास्टर है, उसके पास ये अचीवमेंट है, ये उसकी स्किल है। समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। देखो
पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट में स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है कि वो अपना काम यानी खुद का परफॉर्मेंस, खुद का जो काम है वो उसको इवेल्युएट करें और अपने पीयर्स का भी काम इवेल्युएट करें। मतलब दो वर्ड्स हैं, एक होती पीयर असेसमेंट, एक होती सेल्फ, यानी पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट। सिंपल है, मान लो अगर दो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनको कह दूं एक तो आपने खुद की असेसमेंट करनी है, एक अपने पीयर की करनी है, वो दोनों स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो पहले तो अपनी अपनी खुद की पर्सनल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस एज पर स्टैंडर्ड है, यानी जो प्री डिटरमिनेट स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग है, उन्हें किन एरिया में इंप्रूवमेंट चाहिए, किन में उनकी वीकनेस है, सब कुछ वो डिटेल में एनालाइज कर लेंगे। फिर वो एक दूसरे की देखेंगे, वो होगी पीयर इवैल्यूएशन। पहले अपनी देखी वो सेल्फ होगी, फिर एक दूसरे की देखी वो पीयर असेसमेंट होगी। सो ये चीज़ है, यानी इसमें जो मेथड्स है ना वो एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रमोट करते हैं, आप खुद के अपने आप को देखते हो किस लेवल पे हो, कौन सा लेवल आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेटाकॉग्निशन होती है, आपकी अपनी इवैल्यूएशन स्किल्स, क्रिटिकल इवैल्यूएशन स्किल्स है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, समझ के। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैमिफाइड असेसमेंट्स। देखो जो गैमिफाइड असेसमेंट है इसमें गेम एलिमेंट्स होते हैं, यानी ये गेम एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे चैलेंजेस देने, रिवॉर्ड्स देने, कंपटीशन देना, ये सारी चीज़ें असेसमेंट प्रोसेस में आ जाएंगी। यानी देखो मतलब बताता हूँ गैमिफाइड असेसमेंट क्या, मान लो जैसे मैं आपको एक चैलेंज दे दूँ, आपने मुझे एक हफ्ते के अंदर ये चीज़ करके ही दिखानी है, अगर आप करते हो, ये मेरा चैलेंज है, तो मैं आपको ये इतना बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। तब कंपटीशन ओरिजिनेट हो जाएगा, आपके दिमाग में ये चीज़ पड़े ये तो करना ही करना है, मुझे चैलेंज दिया तो दिया है कैसे, मैंने तो उस चैलेंज को अचीव करना ही है, तभी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, वो कंपटीशन इंटेंस हो जाएगा। ये होती है गैमिफाइड असेसमेंट, यानी ये स्टूडेंट की मोटिवेशन को, इंगेजमेंट को एक अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। देखो कोई भी बंदा चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करेगा, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, देखो कोई भी बंदा चैलेंज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम किसी को भी चैलेंज देंगे ना वो आपको प्रूव करके दिखाएगा, करके दिखाएगा तुमने मुझे चैलेंज दिया कैसे, ये पूरा होगा। यानी इसमें मोटिवेशन और इंगेजमेंट का लेवल तो अलग ही होता है, बहुत टॉप पे होता है। इससे ये सारी चीज़ें नॉलेज और स्किल्स को असेस करने में बड़ा हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा एनालिटिक्स एंड लर्निंग एनालिटिक्स। देखो डाटा एनालिटिक्स और लर्निंग एनालिटिक्स दोनों टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसको लिवरेज करते हैं, जितना लार्ज वॉल्यूम का डाटा है उसको जनरेट करने, जो जनरेट हुआ है असेसमेंट और लर्निंग एक्टिविटी थ्रू उसको एनालाइज करने में। देखो आपने कितने ही असेसमेंट के मेथड्स पढ़े हैं, जितने यूजर, वो आपको जब वो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के बेस पे यूज़ किया जाता है वो डाटा जनरेट करके देते हैं। यानी डाटा तो आपके पास बहुत वॉल्यूम में आ गया, इनसाइट्स बहुत आ गए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब डाटा एनालिटिक्स और लर्निंग एनालिटिक्स सेम वे में टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर को यूज़ करके उस डाटा को एनालाइज करें। यानी डाटा, देखो डाटा लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, डाटा तो हर कोई ले लेता है, उसको एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जो ये एनालिटिक्स हैं डाटा के और लर्निंग के, ये इनसाइट्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट के प्रोग्रेस। यानी आप उस डाटा जो आपके पास आया है उसको एनालाइज करके ये पता लगा पाओगे कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस कितना हो रहा है, यानी उसका प्रोग्रेस अपवर्ड जा रहा है ग्राफ में, कॉन्स्टेंट है, डाउनवर्ड जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। लर्निंग पैटर्न्स कैसे पता चलेंगे आपके, कौन बंदा किस तरीके से पढ़ रहा है, यानी जैसे स्टूडेंट्स बीइंग इंडिविजुअल किस किस पाथ पे जाके वो लर्न कर रहे हैं। इंटरवेंशन और इम्प्रूवमेंट के एरियाज आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, यानी आप टीचर्स को ये पता चल जाएगा यहाँ पे उनको इंटरवेन करने की ज़रूरत है, यहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करके स्टूडेंट को और आगे प्रोग्रेसिव लेवल में लेके जाने की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स। ये हमारा लास्ट इनोवेशन है, मतलब मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशंस करवा दी हैं। देखो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल्स है ना, इसमें ऑनलाइन क्विजेस हो गए, कॉन्सेप्ट मैप्स हो गए, इंस्टेंट पोलिंग होगी, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑनलाइन क्विजेस मतलब देखो क्विज का क्या मतलब है, क्विज ऑन द स्पॉट, आंसर दो पता चल जाएगा कितने नंबर है, इमीडिएट फीडबैक। सेम तरीका इंस्टेंट पोलिंग में, पोल क्यों करवाए जाते हैं, पोल में भी आपको इंस्टेंटली पता चलता है। अब देखो टेलीग्राम है, टेलीग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं पोल्स मैं भी कंडक्ट करता हूँ, इसमें क्विजेस भी कंडक्ट किए जाते हैं, ऑन द स्पॉट आपको सब कुछ पता चल जाता है। यानी इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलती है, आप अपनी स्टूडेंट की लर्निंग को ऑनगोइंग वे में, कंटिन्यूस वे में मॉनिटर कर सकते हो।
जैसे मतलब मान के चलो, अब जैसे क्लास में कंडक्ट की, इसके ऊपर मैं क्विज डाल दूं, वो क्विज आप जितनी जल्दी मैं आपको क्विज वो डालूंगा, जितनी जल्दी आप उसका रिप्लाई करोगे, आपको आपके आंसर्स पता चल जाएंगे, ऑन द स्पॉट आंसर्स पता चल जाएंगे। समझ गए? सो ये टूल्स अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन और पर्सनलाइज्ड लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। मतलब जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, एक तो वो अडेप्टिव हो जाएगी, मतलब इन दिस शॉर्ट सेंस उसको अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड्स उसको चेंज किया जा सकता है। लर्निंग पर्सनलाइज्ड हो जाएगी, मीन टू से आपकी जो लर्निंग है ना वो एक सभी के लिए सेम नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की जो डाइवर्स नीड्स है उनको पूरा किया जाएगा। समझ गए? सो इन शॉर्ट जो इनोवेशंस है ना ये वैल्यूएशन सिस्टम्स में जो आई हैं, इनका एम यही है कि जो असेसमेंट्स है ये उनको अलाइन कर पाए रियल वर्ल्ड स्किल्स के साथ, यानी जो रियल वर्ल्ड में स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच कर पाए, उसके साथ मैच बिठा पाए, इंटरेक्ट करवाए पाए जो असेसमेंट्स वो कर रही हैं। डीपर लर्निंग को प्रमोट करें, मतलब ऊपर ऊपर से याद नहीं करना, समझो, डीप जाओ, टाइमली फीडबैक प्रोवाइड की जा सके ताकि इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो। अगर आपने फीडबैक टाइम पे दी ही नहीं तो अगर टाइम ही निकल गया तो इंप्रूवमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी इन शॉर्ट जो इनोवेशंस है ना ये टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हैं, डाटा को डिटेल में एनालाइज करते हैं, जितनी भी पेडागोगिकल एडवांसमेंट हो रही है उनको यूज़ करके इन्हेंस की जाती है इवेल्युएशन की इफेक्टिवनेस और रेलेवेंस। यानी जो इवेल्युएशन हो रही है आप पता लगाते हो कि वो कितनी इफेक्टिव वे में कितनी रेलेवेंट है, यानी उस पर डिपेंड किया जा सकता है या नहीं। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं, जो इवेल्युएशन सिस्टम अब पूरा क्रक्स आ गया यूनिट का, इस टॉपिक का, यानी जो इवेल्युएशन सिस्टम्स हायर एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न इवेल्युएशन सिस्टम्स हैं, यानी जो मेथड, यानी जो पुराने मेथड्स हैं या जो हम नए मेथड इवेल्युएशन के लिए यूज़ करते हैं, ये सभी अपनी अपनी इनके एडवांटेजेस है, अपनी अपनी इनकी स्ट्रेंथ्स है, अपनी अपनी इनकी वीकनेसेस है। सो ये डिफरेंट पर्पसेस को सॉल्व करते हैं। इन अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके, चाहे वो ट्रेडिशनल कैटेगरी में है चाहे वो मॉडर्न कैटेगरी में, हम फीडबैक्स ले सकते हैं, यानी हमें डिफरेंट फीडबैक्स मिल जाती हैं। ठीक है? फीडबैक प्रोवाइड, हर मेथड का फीडबैक प्रोवाइड करने का अलग नज़रिया है। जब हम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फॉलो करते हैं इवैल्यूएशन में, इसमें इवैल्यूएशन अलाइन है प्रिंसिपल्स ऑफ चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी और कंटिन्यूस असेसमेंट में। यानी जब CBCS यूज होगा, तीन चीज़ों का जिक्र होगा ही होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ चॉइस, फ्लेक्सिबिलिटी ते कंटिन्यूस असेसमेंट। यानी इसमें स्टूडेंट्स को चॉइस मिलती है कि उसने किस जगह पे किस तरीके से उसको असेस किया जाएगा, कौन कौन से उसने कोर्सेज करने हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टाइम क्या, असेसमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे होती है। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग अभी हमें किया वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इसमें। इनोवेशंस जो इवैल्यूएशन सिस्टम्स में है, यानी जो अभी हमने इनोवेशन स्टार्ट किया, ये इसका मेन काम क्या, ऑथेंटिसिटी पे फोकस करना, चीज़ें ऑथेंटिक है, डिपेंडेबल है, रिलायबल है। कंप्यूटर जो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट है, जो डिजिटल क्रेडेंशियल है, डाटा एनालिटिक्स है, इनको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, क्या इनका लेवल होगा, रिलायबल है या नहीं है, इनकी हमें कोई एडवांटेज मिल रही है या नहीं मिल रही। सो इन सारी चीज़ों को जब हम समझ लेते हैं और इन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स की इवैल्यूएशंस हैं, एजुकेटर्स हैं, वो डिज़ाइन कर पाएंगे एक रोबस्ट इवैल्यूएशन सिस्टम। यानी वो इवैल्यूएशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि डैम श्योर है वो मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस को ही प्रमोट करेगा। मतलब जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होगा ना वो रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। यानी इस तरीके से नहीं होगा कि आपको उसमें कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, मिलेंगे आपको रिजल्ट, डैम श्योर है मिलेंगे। आपको टाइमली फीडबैक मिल जाएगी, स्टूडेंट का सक्सेस क्या है एजुकेशन में वो टाइम टू टाइम पता चलता जाएगा। यानी स्टूडेंट्स को आप एक अच्छे लेवल पे लेके जा पाओगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 का सिलेबस होता है कंप्लीट। मतलब सिलेबस तो ठीक है कंप्लीट हो गया, जो अब हट के टॉपिक करने जा रहे हैं जो पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आए हैं और आएंगे भी, उनको स्टार्ट करते हैं। अभी तो ये यूनिट हमारे लिए बहुत लंबी है, बहुत कुछ हमें और इसमें स्टडी करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये जो टॉपिक्स है ना, अब ही क्लासेस मत मिस करना। अब अगर आपने वीडियो सेशंस मिस कर दिया ना, ऊपर से निकल जाएगा, PDF समझ ही नहीं आएगी। PDF वीडियो देखो, सेशन देखो, फिर टॉपिक्स पढ़ना। अगर मेरी जो तरीका है ना वे का, उसको फॉलो करोगे ना, पक्का क्रैक कर जाओगे। रेस्ट खुद की आपकी इच्छा है। स्टार्ट करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD।
देखो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है इसे लेव व्योक्सी ने, जो एक सोवियत साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल थ्योरिस्ट था, उसने प्रपोज किया था। उसने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो लेव व्योक्सी, समझ गए? सो अकॉर्डिंग टू व्योक्सी जो जेडपीडी है यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है? ये है गैप। अब ये गैप तो है किसके बीच में? लर्नर के करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग और पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दो चीज़ों में जो गैप है उसे हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब समझो, देखो लर्नर का करंट लेवल यानी जब वो सीखने लर्नर कोई भी आ रहा है, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, उसका जो प्रेजेंट में लेवल है इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, किस हद तक वो अकेला समझ सकता है, यानी किस हद पर उसे किसी की डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, यानी बहुत अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को यूज़ कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करता है, इंटरेक्शन सेशंस में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। ये होता है उसका करंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। और क्या उसमें पोटेंशियल लेवल है डेवलपमेंट में, और किस लेवल पे उसको डेवलपमेंट करवानी है, क्या उसमें पोटेंशियल है कि इस चीज़ पे वो डेवलप कर सकता है। इन दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब यानी अब जो ये पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ये होगा विद द असिस्टेंस ऑफ मोर कैपेबल इंडिविजुअल्स और पीयर, यानी ये लेवल किसी की असिस्टेंस के साथ डेवलप होगा। मतलब जो पोटेंशियल लेवल है वो खुद खुद नहीं डेवलप होगा, ये भी किसी की असिस्टेंस के साथ डेवलप होगा। कहने का मतलब एक साइड पे ले लो इंडिविजुअल का करंट लेवल, जो मतलब लर्नर का करंट लेवल है उसके अपने इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का, दूसरे पास से यानी दूसरी साइड पे ले लो आप जो पोटेंशियल लेवल है डेवलपमेंट का किसी पीयर या किसी इंडिविजुअल की असिस्टेंस के साथ। इन दोनों में जो गैप है वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। समझ के? अब जो व्योस्की था उसने एम्फसाइज किया था सोशल इंटरेक्शन के रोल को और कोलैबोरेशन को लर्निंग में, यानी जो आपका लेव था, इसने लेव व्योक्सी इसने क्या कहा था, ये एम्फसाइज कहता था यानी ये इंपॉर्टेंस दे रहा था सोशल इंटरेक्शन को, यानी लर्नर को सोशली इंटरेक्ट करना चाहिए। वो अकेला कुछ एक मतलब अगर वो अकेला है वो एक लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, यानी हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, उसको सोशली इंटरेक्ट करना पड़ेगा, दूसरों के साथ बातें करनी पड़ेंगी, डिस्कशंस करनी पड़ेगी, इंटरेक्टिव एक्टिविटीज में इंडल्ज होना पड़ेगा। वो कोलैबोरेशन को इनकरेज कर रहा था। लर्निंग में कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, यानी वो बिलीव करता था कि जो लर्निंग है ना वो एक सोशल प्रोसेस है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस थी है, मतलब ह्यूमन सोशल बींग्स है, सो लर्निंग भी एक सोशल प्रोसेस है। उसने आर्ग्यू किया था कि जो चिल्ड्रन सीखते हैं लर्न बेस्ट व्हेन दे आर इंगेज इन एक्टिविटीज दैट आर विद इन देयर जेडपीडी। मतलब वो कहता था देखो अगर तो स्टूडेंट्स यानी जो लर्नर्स है या चिल्ड्रन है वो तब सबसे बेस्ट लेवल पे सीखेंगे, सबसे बेस्ट लेवल पे लर्न करेंगे अगर वो उन एक्टिविटीज में एंगेज हैं जो एक्टिविटीज उनकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। अगर ये एक्टिविटी वो ठीक है स्टूडेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट अगर वो एक्टिविटीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बाहर है तो वो इतने अच्छे लाइन यानी बेस्ट वे में नहीं सीख पाएंगे। यानी दे कैन रिसीव गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। मतलब क्या हुआ, देखो एक्टिविटीज जेडपीडी में आने का फायदा क्या है। देखो अगर एक्टिविटीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बीच आती हैं तो तब उन्हें गाइडेंस मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी उनसे भी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन से, यानी पीयर्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए जो उनसे भी ज्यादा नॉलेजेबल है। यानी जब वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ना तब चिल्ड्रन सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में लर्न करेंगे। ये व्योक्सी का कहना था। समझ के? यानी ये चीज असिस्टेंस देगी, यानी जो ये हेल्प मिल रही है ना, यानी जो ये असिस्टेंस मिल रही है ये हेल्प करने की लर्नर को जो गैप है ना उनके इंडिपेंडेंट जो वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं या जो चीज़ें वो किसी की हेल्प से अचीव कर सके, जो उसमें गैप है ना उसको पूरा कर पाएगी, वो गैप खत्म हो जाएगा, वो ब्रिज बन जाएगा उसमें। समझ के? यानी जो इसकी थ्योरी थी वो ये हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैफोल्डिंग। अब ये क्या है,
देखो इसमें आप टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, गाइडेंस प्रोवाइड करते हो लर्नर्स को, जब तक वो अपने टास्कों को खुद इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते। यानी ये थ्योरी स्कैफ फोल्डिंग को हाईलाइट करती है। स्कैफ फोल्डिंग का सिंपल मतलब है तब तक हम टेम्पररी सपोर्ट देंगे, तब तक हम आपको गाइडेंस देंगे लर्नर्स को, जब तक वो इतने काबिल नहीं हो जाते कि वो खुद ब खुद अपने काम को कर लेंगे। ठीक है, यानी जो ZPD का कॉन्सेप्ट है इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस पे, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि इसने चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग कही थी। अब जो ये पर्टिकुलरली है फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कैफोल्डिंग में मेन इसका इंपैक्ट है, यानी जो डिज़ाइन है ना, जो एंड द डिज़ाइन ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो जो ZPD का कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है, सिग्निफिकेंट वे में इंपैक्ट डाल रहा है, एक तो इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग में, और जितने भी आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जब आप उनको डेवलप कर रहे हो उस पे, ये दो चीज़ों पे इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। समझ आ गया टॉपिक? देखो अब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, मिल भी जाएंगे, बट मेरा वे मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप चाहे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, पर्सनल मैसेज, चाहे डिस्कशन ग्रुप में करो, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में करो, आपका डाउट क्लियर होगा। फ्री क्लासेस हैं, फ्री पीडीएफ्स हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोनों पे मिल जाएंगे। अगेन हर वीडियो में आपको, हर सेशन में मैं कह रहा हूँ पहले सेशन देखो फिर पीडीएफ से गो थ्रू, तभी आपका कोई बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। दो स्टेटमेंट्स है इसी पेपर में एज इट इज, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 पहले देखो क्या कहते हैं, वो कहती है एंटिटी थ्योरिस्ट टेंड टू एक्सप्लेन फेलियर इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी। मतलब जो एंटिटी थ्योरिस्ट है ना, उनका क्या मानना है कि जो फेलियर है उसको लैक ऑफ एबिलिटी की जो टर्म्स है ना उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, जो इंक्रीमेंटल थ्योरीज टेंड टू एक्सप्लेन फेलियर इन टर्म्स ऑफ लैक ऑफ एफर्ट। यानी जो इंक्रीमेंटल थ्योरीज हैं वो जो फेलियर है ना उसको टर्म्स ऑफ लैक ऑफ एफर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जो एंटिटी है वो लैक ऑफ एबिलिटी में फेलियर को एक्सप्लेन करते हैं, जो इंक्रीमेंटल थ्योरीज है वो लैक ऑफ एफर्ट में एक्सप्लेन करते हैं फेलियर को। अब जो ये दोनों स्टेटमेंट उन्होंने पूछा था, आपको ऑप्शंस दी गई थी 4, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये 4 ऑप्शंस में बताओ कि आंसर क्या है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एक्सप्लेन करते हैं इनको। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट 100%। देखो पहले स्टेटमेंट को देखो, देखो जो एंटिटी थ्योरिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो एबिलिटीज होती है ना, एक तो वो फिक्स्ड है और जो ट्रेड्स हैं वो स्टेबल है। मतलब ट्रेड्स चेंज नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते, एबिलिटीज और ट्रेड्स कहीं ना कहीं स्टेबल है, वो फिक्स्ड रहते हैं। सो जो फेलियर है ना उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है डायरेक्टली ड्यू टू लैक ऑफ इनहेरेंट एबिलिटी। मतलब देखो सिंपल वे में उनकी बिलीव ये थी कि देखो जो एबिलिटीज हैं वो तो चेंज होने नहीं है, वो तो फिक्स्ड है, ट्रेड्स भी स्टेबल रहने हैं, वो भी ऊपर नीचे नहीं होने। तो डायरेक्टली अगर कोई बंदा फेल हो रहा है तो हम सीधा ये कह सकते हैं उसके पास ये ट्रेड ही नहीं है, उसके पास ये एबिलिटी नहीं है, यानी फेलियर है, उसके पास इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है। सो ये था एंटिटी थ्योरिस्ट का मानना। सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं, जो इंक्रीमेंटल थ्योरिस्ट थे उनका मानना ये था कि जो एबिलिटीज हैं उनको डेवलप किया जा सकता है, उनको इंप्रूव किया जा सकता है एफर्ट के थ्रू। मतलब एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं होती, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, हम उनको डेवलप कर सकते हैं, उनको इंप्रूव कर सकते हैं एफर्ट्स के थ्रू। ता जो डायरेक्टली हम जो फेलियर है उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं लैक ऑफ एफर्ट और स्ट्रेटजी, यानी हमने एफर्ट लगाया ही नहीं एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। अगर एफर्ट लगाया होता तो एबिलिटी इंप्रूव हो जाती, वो एक लेवल पे डेवलप हो जाती, यानी ये चीज़ इंक्रीमेंटल थ्योरिस्ट की माननी थी। सो जो ये दोनों पर्सपेक्टिव है ना, इनको स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी की फील्ड में, यानी ये दोनों रिलेटेड है इंडिविजुअल की बिलीव्स। अब इंडिविजुअल की बिलीव्स किसके रिगार्डिंग, इंटेलिजेंस और अचीवमेंट, ये दो चीज़ों के रिगार्डिंग। ठीक है, समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। उन्होंने एक पेपर में क्वेश्चन डाला था, वो कह रहे थे यानी जो ये शॉर्ट टॉपिक है ये आता ही आता है हर बार, अगर आपने स्केड्यूल को और क्लास टाइम टेबल को प्रिपेयर करना है तो कौन से टूल्स को यूज कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस दे दी, बताओ। आपने एक तो स्केड्यूल प्रिपेयर करना है जिसमें पूरी डिटेल्स होंगी, क्लास का टाइम टेबल बनाना है, कौन कौन से टूल्स को यूज किया जा सकता है। सबसे पहला आता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक।
देखो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वैसे तो आपको बहुत जानों को ये पता भी होगा बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक ना पॉपुलर ईमेल और कैलेंडर एप्लीकेशन है। आउटलुक जैसे जीमेल है ना, सेम तरीके से आउटलुक है, बहुत माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, बहुत पॉपुलर एक ईमेल और कैलेंडर एप्लीकेशन है। इसमें आपको बहुत सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं। आप अपॉइंटमेंट्स को शेड्यूल कर सकते हो, किस टाइम पे, किस डेट के किसके साथ अपॉइंटमेंट है। रिकरिंग इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो, यानी जो हर मंथ इवेंट्स या हर डेली या वीकली होते ही होते हैं, आप उसकी डिटेल लिख सकते हो। मल्टीपल कैलेंडर्स को मेंटेन कर सकते हो, ये सारे इसके फीचर है। यानी इसको यूज किया जाता है स्केड्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए, क्लास के टाइम टेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए। हम अब यूज तो करते हैं, इसमें हम क्रिएट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इवेंट्स को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक डेट्स एंड टाइम टेबल्स। यानी अपनी डेट के अकॉर्डिंग हम, यानी इस डेट को कौन सा इवेंट होना है, क्या स्केड्यूल है, क्या चीजें होंगी, क्या एक्टिविटीज का सीक्वेंस होगा, हम उनको मार्क कर सकते हैं डेट वाइज, टाइम वाइज। समझ के नेक्स्ट आती है ट्रेलो। देखो ट्रेलो एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, यानी नेट पे चलता है, वेब इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे चलेगा ट्रेलो। यानी एक वेब बेस्ड प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए टूल है जो बोर्ड्स को, लिस्ट को, कार्ड्स को यूज करता है टास्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी इसमें आप लिस्ट्स बना सकते हो अलग अलग टाइम की, यानी एक्टिविटीज की, किस डेट में किस काम को टास्क को करना है। बोर्ड्स होते हैं, आप अपने कार्ड्स यूज कर सकते हो, कार्ड्स पे डिटेल मेंशन कर सकते हो कि ये सारी चीजें यूज की जाती हैं टास्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में हम टास्क कर ले। देखो वैसे तो जो ट्रेलो है ये कोई स्पेसिफिकली डिजाइन नहीं हुआ स्केड्यूल करने के लिए या टाइम टेबल्स बनाने के लिए, बट तब भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ विजुअल प्लानिंग टूल। मतलब ये हमें प्लान करने के लिए अच्छा टूल है, उसको यूज किया जा सकता है। यानी जो हर बोर्ड है इसमें वो रिप्रेजेंट करता है एक स्केड्यूल को, टाइम टेबल को, ठीक है। यानी लिस्ट और कार्ड्स को हम यूज करके डिफरेंट टाइम स्लॉट्स और एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर, जैसे टाइम टेबल्स होते हैं, मतलब अलग अलग डेट्स को, टाइम्स को, उसको कार्ड्स को यूज करके टाइम टेबल बना सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, कार्ड्स रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर मतलब गूगल ने डेवलप किया, ऑब्वियस चीज है। ये एक ऑनलाइन कैलेंडर एप्लीकेशन है, जैसे हमारे फोन्स में कैलेंडर, स्मार्टफोन्स में होता है कैलेंडर, कंप्यूटर्स में होता है, हर चीज में कैलेंडर है। ये एक ऑनलाइन कैलेंडर एप्लीकेशन है जो आपको अलाउ करती है क्रिएट करना और इवेंट्स को मैनेज करना। मतलब डेट वाइज, टाइम वाइज आप इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी इस टाइम पे ये हमारा इवेंट होगा, इस डेट को ये इवेंट होगा, उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हो, यानी किस बच्चे ने किस टाइम पे आना है, स्केड्यूल्स फिक्स कर सकते हो, मीटिंग्स अपनी होगी, सब कुछ। यानी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको स्केड्यूल, जो आपके रैकरिंग इवेंट्स हैं उनको स्केड्यूल करने में हेल्प करने, यानी जो बारी बारी हो रहे हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि टाइम वाइज एंड डेट वाइज, कैलेंडर्स को शेयर कर सकते हो दूसरे बंदों के साथ। यानी जो गूगल कैलेंडर है इसको तो बहुत एक हद पे यूज किया जाता है स्केड्यूल करने के लिए और टाइम टेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए। बहुत इफेक्टिव टूल है टाइम टेबल्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। समझ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, एक टॉपिक था डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग और डेवलपमेंट। मॉडल्स हैं टीचिंग के, उनके डेवलपर्स बताओ कौन कौन उनके डेवलपर्स हैं। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आया, यानी आपने इतनी बार ये पेपर में क्वेश्चन आया ना कि आप बताओ कि जो आप टूल्स, जो आपकी टीचिंग के मॉडल्स आप स्टडी कर रहे हो उनके डेवलपर्स कौन कौन है, वो स्टडी करने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला आता है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन को जॉन ड्यूए ने डेवलप किया था, ठीक है। यानी याद रखना जॉन ड्यूए का नाम, मतलब जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का यानी ये मॉडल ऑफ टीचिंग है जिसे जॉन ड्यूए ने डेवलप किया था। अब ना एक इसमें और क्वेश्चन आया था, वो क्या कह रहे थे, उन्होंने आपको ऑप्शन दे दी। वो कह रहे थे आप ना अरेंज करो एक करेक्ट सीक्वेंस में ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल की फेजेस को। ऑप्शन दी, किस तरीके से उनको करोगे। देखो जो करेक्ट सीक्वेंस बनता है ना ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के फेजेस का, उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स को इनकाउंटर करनी पड़ेगी एक पजलिंग सिचुएशन। नंबर 1 पे अगर कोई पजलिंग सिचुएशन आएगी, स्टूडेंट्स को उनको फेस करना ही पड़ेगा, यानी जहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, कंफ्यूजन्स आएंगी, उस चीज़ को स्टूडेंट को इनकाउंटर करना ही पड़ेगा। सेकेंड फेज आता है स्टूडेंट्स रिएक्शंस, उस सिचुएशन की जो उनके रिएक्शंस निकलेंगे उनको एक्सप्लोर करो। यानी आपने एक पजलिंग सिचुएशन को इनकाउंटर किया, अब रिएक्शंस दो उस सिचुएशन के। थर्ड में स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट स्टडी टास्क एंड ऑर्गेनाइज फॉर स्टडी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टडी टास्क फॉर्मुलेट करेंगे, अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज करेंगे।
यानी जो स्टूडेंट वो टास्क सेट डाउन कर लेंगे कि उन्होंने ये टास्क अचीव करने हैं, ये चीज स्टडी जो अपने टास्क वो बनाएंगे उनको अच्छे से देखेंगे किस कैसे कैसे उन्होंने चलना है, वो अपनी पूरी स्टडी को एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। उसके बाद फेज आता है इंडिपेंडेंट या ग्रुप स्टडी, अकेला स्टडी करना है या ग्रुप में जाना है, ये फेज होता है। मतलब ये भी देखो, और लास्ट में स्टूडेंट, एक बार मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लास्ट में स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं अपने प्रोग्रेस को और प्रोसेस को। अब एक बार अच्छे से समझूं क्या मैं कहना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले स्टूडेंट कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करेगा, कोई पजलिंग सिचुएशन आएगी, फिर उसके रिएक्शंस देखे जाएंगे, वो कैसे उस चीज़ को फेस कर रहा है। उसके बाद स्टडी टास्क, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए टास्क बनाए जाएंगे, उनको अचीव करके स्टडी करके उनको अचीव किया जाएगा। फिर जब टास्क बन गए, उसके जब आपने टास्क को करना स्टार्ट करना है, तब ये फैसला लिया जाएगा इंडिपेंडेंट करना है या ग्रुप में स्टडी करनी। लास्ट में अब एनालाइज किया जाएगा स्टूडेंट का प्रोग्रेस क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। ये था करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिजिक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास एक मॉडल आता है, वो आता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का। इसे रॉबर्ट स्लेविन ने दिया था, यानी रॉबर्ट स्लेविन इस मॉडल का डेवलपर है, ये याद रखना। देखो, इसमें ना ज्यादा आपको नाम याद रखने की जरूरत है, क्योंकि वो डेवलपर का नाम ही पेपर में बार बार पूछते हैं। आगे मॉडल था रोल प्लेइंग का, फैनी शेफल। फैनी शेफल एक डेवलपर है रोल प्लेइंग के मॉडल का। आगे था जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, डेविड जॉनसन इज द डेवलपर ऑफ दिस मॉडल। यानी 4 मॉडल अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, जॉन ड्यूई डेवलपर था। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, रॉबर्ट स्लेविन। रोल प्लेइंग, फैनी शेफल जो इसका डेवलपर है, और जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, ये डेविड जॉनसन। ये 4 याद रखना। ये थे टीचिंग के नॉर्मल मॉडल्स। अब आगे आते हैं बिहेवियरल मॉडल्स, उनके डेवलपर कौन से, ये भी पेपर में बहुत बार आया है। देखो, सबसे पहला बिहेवियर मॉडल में था मास्टरी लर्निंग, यानी बेंजामिन ब्लूम एक बंदा है जो इस मॉडल का डेवलपर है, जो इस मॉडल के लिए ही जाना जाता है, यानी मास्टरी लर्निंग बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टॉम गुड डायरेक्टली एसोसिएटेड है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ, यानी इसका डेवलपर है। सिमुलेशन, कार्ल स्मिथ। सिमुलेशन जो एक बिहेवियरल मॉडल है टीचिंग का, उसे कार्ल स्मिथ ने दिया था। सोशल लर्निंग, एल्बर्ट बेंडोरा। ये आपको सारे नाम्स याद रखने पड़ेंगे। ये थे कुछ डेवलपर्स जो जिनके पेपर में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। आज का सेशन बस आज के लिए इतना ही करते हैं। कल आगे अपने ये क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। अभी इसका बहुत सारा ऐसे टॉपिक्स हैं, यानी बहुत यूनिक टॉपिक है जो आप पढ़ते नहीं हो बट पेपर में आते हैं। मेरा मोटिव है उनको पढ़ाना। आगे कल हम करेंगे, यानी अल्टरनेट डेज क्लास लगते हैं, परसों इसकी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन हम करते हैं वाइंड अप। कल हमारी पेपर 2 कॉमर्स की क्लास है, आपको पता ही अल्टरनेट डेज पे क्लास कर रही है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दो टेलीग्राम पे, चाहे पर्सनल कर दो, चाहे डिस्कशन ग्रुप में, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कर दो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगेन पहले वीडियो सेशंस के गो थ्रू और फिर पीडीएफ्स के गो थ्रू। पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम पे। क्लासेस भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, जस्ट आपको करना इतना है। आज का सेशन करते हैं वाइंड अप। कल मिलते हैं विद पेपर 2 कॉमर्स क्लास। आगे अपने सिलेबस की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड। मिलते हैं कल पे।